एक ज़िला है लिया, उसको तरक्की की बजाय मज़ीद नीचे लेकर जाने का दावा कर रही है। इनको ज़िले तहसील कुछ भी नहीं पता कि डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जितने लोग मोटिवेटेड हैं, जिस तरह मोबिलाइज हुए हैं, वो इंशाल्लाह निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन। तुम ये धमकियां देते हो कि तुमने 35,000 टीयर गैस शेल मंगा ली है। तो अगर तुम जमहूरियत में यकीन रखने वाले होते तो इतना दिल रखते ना, देखते किस तरह लोग आते। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी, कप्तान ने इंतखाबी मुहिम का सफ़र कामयाबी से जारी रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक अपना तफसीली फैसला सुना दिया। कप्तान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म का दबाव मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का जो मेला है वो 17 जुलाई को सजने वाला है। तहरीक इंसाफ और नून लीग के पास वक्त कम है और दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त है। जैसे जैसे ज़िमनी इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, कप्तान की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें भी उतनी ही ज़्यादा कह लें कि तेज़ी आ रही है। कप्तान जहाँ जाते हैं वो लोटों, बैरूनी साजिश और धांधली की निशानदेही करते हैं। लोगों में इस शऊर को उजागर कर रहे हैं कि जी अवाम ज़िमनी इंतखाबात में धांधली को रोकने के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद रहें। यानी इमरान खान अवाम को अपने वोट पर पहरा देने का कह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत धोंस और धांधली के रास्ते तलाश कर रही, क्योंकि इमरान खान के बयानिए के बाद तमाम बयानिए पीछे रह गए। इमरान खान क्योंकि हक सच पे खड़े हैं, इसलिए अवाम भी सच के रास्ते पर इमरान खान के साथ खड़ी है और जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो ज़ाहिरी तौर पर कप्तान की हिमायत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मौजूदा हुकूमत धांधली के ज़रिए इंतखाबात में जीतना चाहती है। रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना तो शुरू से ही आपको पता है कि नून लीग का वतीरा रहा है। हालांकि इमरान खान उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले हर ज़िमनी इलेक्शन में किसी किस्म की रियासती ताकत, किसी किस्म के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इमरान खान को कभी भी हारने का खौफ नहीं रहा। लेकिन वो आवाम के वोट के हक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इस हवाले से वो बार बार अपनी तकरीर में जिक्र भी करते हैं कि हमें मिलकर धांधली का रास्ता रोकना होगा। इमरान खान आज अपने जलसे में भी उन्होंने पंजाब की सियासत और बैरूनी साजिश का सुनिएगा। सुना आपने इमरान खान को, आज उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात की है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान के इल्ज़ामात पर रद्द अमल दी है, क्योंकि इमरान खान जानिबदारी पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर कई सवालात भी उठाए हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब दिया है। सुनिएगा जी, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा शहबाज और मरियम नवाज से छुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। सियासतदान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने आते हैं। इदारे के तर्जुमान का ये भी कहना था कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है, कोई सबूत है तो सामने लेकर आएँ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन किसी भी इश्तियाल और दबाव में आए बगैर अपना आइनी किरदार अदा करता रहेगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाएंगे। हम किसी मिस्टर एक्स, वाई और जेड को नहीं जानते। हमारा काम शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना है, जिसके लिए मुतहरिक हैं। इलेक्शन कमीशन अपना आइनी किरदार बिला खौफ व ख़तर अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ना किसी के दबाव में आएगा, ना ही इश्तियाल में आएगा। अपने आपस के झगड़ों को अपने तक महदूद रखें। हमारे लिए सब यकसा हैं। अब ये तो था तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी सफाई में बयान। अब इलेक्शन कमीशन कितना जानिबदार, कितना गैर जानिबदार रहता है, इसका फैसला पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन को शफाफ अंदाज में मुनक्किद करवाएगा, किसी जमात को एतराज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया है उसके अहम पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग अस्कुत नोटिस केस का 111 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। मौजिज़ अदालत ने फैसले में कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर पर होने वाले इजलास में 12 जजेस ने अस्कुत नोटिस की सिफारिश की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग पर अस्कुत नोटिस लिया। फैसले में लिखा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की वजह से वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलिकत ने असम्बली तोड़ी, जिस पर अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक मुतासिर हुए। तहरीरी फैसले में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखा कि अस्कुत नोटिस की कार्रवाई के दौरान बैरूनी धमकी आमेज़ मरासिला अदालत को नहीं दिखाया गया। तहम फरीकैन ने इस हवाले से दलाइल दिए, अदालत को बुनियादी नुकात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा गया
कि साइफर के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए साइफर पर तहफ़्फ़ुज़ जो तहकीकात हैं उसको नहीं कहा गया। अच्छा, सिक्योरिटी जो काउंसिल है एलामिया में अपोजिशन जमातों के बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र भी मौजूद नहीं है। साइफर सुप्रीम कोर्ट या किसी अपोजिशन जमात के रुकन को नहीं दिखाया गया। अदालत को अदम एतमाद लाने के हवाले से बैरूनी मुदाखलत का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। बैरूनी साजिश में शामिल किसी शख्स का नाम भी हतमी तौर पर सामने नहीं लाया गया। अच्छा, जस्टिस मजहर आलम खान मियाखेल ने अपने इजाफी नोट में कहा कि अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक हूँ। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वज़ीर और सदर ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की थी। आर्टिकल 5 के तहत इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। अब एक मुअज़्ज़िज़ जज ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की बात की, जिस पर नून लीग मुतहरिक हो गई और राना सनाउल्लाह ने इस पर काम शुरू करने की बात भी कर दी। सुनिएगा जी, सुना आपने राना साहब को। राना साहब के बकौल इमरान खान ने आइन के साथ फ्रॉड किया है, जिस पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पे काम शुरू भी कर दिया गया। अब हुकूमत आर्टिकल 6 के तहत साबिक स्पीकर, साबिक डेप्यूटी स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म और सदर पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, इस पर एतजाज़ एहसन साहब फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि ये अक्सरियती फ़ैसला है जिसमें सिर्फ एक जज ने आर्टिकल 6 की बात की। जजेस की अक्सरियत ने इस पर कोई बात नहीं की है। अब सवाल ये कि राना साहब अक्सरियत को छोड़कर अक़लियत को देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जो मनपसंद बात है वो जो मिल गई है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर कर दे, उनका हर तरह से रास्ता साफ़ हो जाए। अब लगता है कि हुकूमत को बहुत जल्दी है, इसीलिए नून लीग ने तो सदर के मुआखज़े की करारदाद सेनेट में जमा भी करवा दी है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने अपनी करारदाद में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, सदर ममलिकत आरिफ अलवी, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी शिकन करार दिया, इसलिए उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए और सदर का मुआखज़ा किया जाए। करारदाद तो आ गई, इसके लिए 2/3 अक्सरियत कहाँ से आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा, हुकूमत के आर्टिकल 6 लगाने की बात पर असद कैसर भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सुनिएगा जी, असद कैसर साहब को कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 उन लोगों पर भी लगना चाहिए जिन्होंने आइन को तोड़ा। हम हुकूमत की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। जिसने जो करना है वो कर ले। हम जो भी कदम उठाएंगे वो कानून को मद्देनज़र रखते हुए उठाएंगे। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा के कहने का मतलब सीधा ये कि उस वक्त एक बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया और इस वक्त हुकूमत को साजिश के तहत गिराने से रोकने के लिए जो भी कदम उठाया गया वो अपनी सोच, वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया। लेकिन अब अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया, जिस पर आज़म नज़ीर तर्जमान कायरा साहब अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं। सुनिएगा जी, सुना आपने। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि ये फ़ैसला इनके हक़ में आया है। मरियम नवाज़ अब अपनी इंतखाबी मुहिम में किए जाने वाले जलसे में इस फैसले के ज़रिए आवाम को बता रही हैं कि इमरान खान का बयानिया बेअसर है। लेकिन हकीकत ये है कि अब भी ये मरासला सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने नहीं देखा। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दिया और इमरान खान के बयानिए को झूठा करार दिया। लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमे में मेरिट पर अपना फ़ैसला सुनाया था, तो उस वक्त यही मरियम नवाज़, यही राना सनाउल्लाह और यही शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई ने के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी थी। उस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ निहाल हाशमी और नवाज़ शरीफ ने क्या क्या जहर उगला था। सुनिएगा जी, सुना आपने। कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नवाज शरीफ ने जजेस को क्या कहा? बुग से भरा हुआ कहा, बुग से भरा हुआ। उनकी क्या किरदार कुशी नहीं की। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने अपने तौहीन अदालत केस की समाअत में वक्फे के दौरान अदालत पर हमला करवाया था और ये हमला नून लीग के कायद को इस केस में बचाने के लिए करवाया गया था, क्योंकि फैसला यकीनी तौर पर नून लीग के कायद के खिलाफ ही आना था और इसीलिए आला अदलिया पर दबाव डाला गया ताकि उससे मन मर्जी का फैसला लिया जा सके। ये हाकिमाना अंदाज से ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ लहजा नहीं था क्या? बिल्कुल था, जो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में इदारों के खिलाफ अपनाए रखा। फिर वही मरियम नवाज़ जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान की शिकस्त से जोड़ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दिया करती थी। क्या नहीं दिया करती थी? बिल्कुल दिया करती थी। वो इसी सुप्रीम कोर्ट को कहा करती थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया तो उसको शक की नज़र से देखा जाएगा। फिर इसी तरह निहाल हाशमी, अभी आपने क्लिप भी देखा, किसको याद नहीं, जो मुअज़्ज़िज़ जजेस पर ज़मीन तंग करने की बात इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि
कि पार्टी की सोच ये है, इन लोगों के हक में फैसला आ जाए तो ये लोग क्या करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। लेकिन जैसे ही उसी अदालत से फैसला खिलाफ आ जाए इनके, तो अदलिया पर चढ़ दौड़ते हैं, तनकीदते हैं, इल्ज़ामात की बुछार शुरू कर देते हैं। और इस काम में नंबर 1 कौन है? मरियम नवाज नंबर 1 रही हैं। ऐसा ही है ना, जो जलसों में अदलिया मुअज़्ज़ज़ जजेस की खुली तौहीन करती रहीं और अब इस फैसले पर अपने जलसों में वो खुशी के गीत गा रही हैं। अच्छा, एक और बात कि नून लीग जो इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रही है, इसका सारा इन्हिसार मरियम नवाज पर है। लेकिन उनकी काबिलियत देखें कि जलसों में आपको पता है तरह तरह के ब्लंडर तो मारती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी जो लेटेस्ट ब्लंडर है, ताज़ा तरीन मरियम ने किया लैया के हवाले से, जो क्या कहा ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने मरियम साहिबा को, वो लैया जो बजाते खुद डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला, लैया वाले भी परेशान हो गए होंगे कि क्या कह रही हैं मरियम। एक ज़िला है लैया, उसको तरक्की की बजाय मज़ीद नीचे लेकर जाने का दावा कर रही है। इनको ज़िले तहसील कुछ भी नहीं पता कि डिफरेंस क्या है। लैया को तहसील बनाने की बात कर रही है मरियम साहिबा को पता ही नहीं था कि तहसील क्या होती है, ज़िला क्या होता है। मरियम को ये तक नहीं पता कि लैया एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक ज़िले में मरियम साहिबा कई तहसीलें होती हैं, ज़िला और उसमें फिर कई तहसीलें होती हैं, लेकिन ये इस ज़िले को तहसील बनाने का कह रही हैं। ये है इनकी मालूमात का आलम, नॉलेज। और ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, दूसरों की नाअहली पर मजाक उड़ाती हैं, तमस्कुर का निशाना बनाती हैं। दूसरों की नाअहलियों पर बात करने वाली मरियम अगर अपनी नाअहलियों का जायज़ा ले लें, कभी अकेले में बैठ के ले लें जायज़ा, तो आज मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े ब्लंडर आप ना कर रही हूँ। और मरियम साहिबा को मैं ज़रा फ़र्क बता दूँ, ज़िले और तहसील में फ़र्क क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फ़र्क है। ज़िले में कई तहसीलें होती हैं, जैसे कि लैया एक ज़िला है और इसकी 3 तहसीलें, इतना सा फ़र्क है, लेकिन आपको नहीं पता था। अब नाज़रीन, ये जो मुल्क है ये खुशहाली की तरफ जा रहा था, लेकिन शहबाज हुकूमत ने मुल्क को बदहाल कर दिया। पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन रहा था, जिसको मरियम नवाज़ की जमात की हुकूमत ने फिर से पुराने पाकिस्तान में बदल दिया, यानी रिवर्स गियर लगाने में नून लीग अपना कोई सानी नहीं रखती। तो ऐसे में मरियम साहिबा भी लैया जैसे ज़िले को रिवर्स गियर लगाकर फिर तहसील बनाने की बात ही करेंगी ना, कर सकती हैं, क्योंकि इनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। कोई भी बात कर लेने से पहले मेरे ख्याल से मरियम को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी मरियम को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। पहले सीख लें, फिर इमरान का मुकाबला भी कर लें, क्योंकि अभी आप ना तजर्बाकार हैं। आप खुद को लीडर कहती हैं, लेकिन एक लीडर को यही नहीं पता कि ज़िले में तहसील में फ़र्क क्या होता है। तो मरियम साहिबा, आप क्यों अपना और अपनी जमात का मजाक बना रही हैं? अगर आप इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल होती हैं तो ज़रा सोचिए, आपकी जमात के सीनियर रहनुमाओं को वजारतों से इस्तीफ़े देकर इंतखाबी मुहिम के लिए ना मैदान में उतरना पड़ता, आप ही कर लेती। क्या आपका अपनी पार्टी से इख्तलाफ है, अपने वालिद से इख्तलाफ है, कोई मसला है, या चचा से कोई नाराज़गी है, जिसका बदला आप अपनी पार्टी से इस तरह ले रही हैं? अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि मरियम साहिबा पहले आप अपनी इस्लाह करें, फिर दूसरों पर तनकीद करें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। 20 नशिस्तों पर कौन मैदान मारेगा, किसके सर पे वज़ीर आला का ताज सजेगा। तहरीक इंसाफ को पंजाब में धांधली पर तशवीश है, धांधली के आगे कौन बंद बांधेगा। इमरान खान धांधली और रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद जीत के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पूरी उम्मीद है। इन सब की बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ धांधली के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है जीत के लिए। तो कैसे आप लोग पुरएतमाद हैं? देखिए, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं फिज़ा, उसमें टर्न आउट ऑफ द वोटर्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आप देखें तो धांधली कुछ हद तक ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जितने लोग मोटिवेटेड हैं और जिस तरह मोबिलाइज हुए हैं वो इंशाल्लाह निकलेंगे इलेक्शन वाले दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएंगे। अगर ज़्यादा लोग बाहर आए और ज़्यादा लोगों ने वोट डाली, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। यही एक तरीका है काउंटर करने के लिए जो धांधली है उसको। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए जी, मुझे अफसोस जो खान साहब ने बात कही वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यानी हम बजाय जो काम और तैयारियां करने के अलावा एक मुसलसल हमारे दिमाग पे इस बात की भी टेंशन है कि हम धांधली को किस तरह रोकेंगे, उसकी तैयारी भी हम सारी कर रहे हैं। वजह ये कि हम खुद धांधली करने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम लोगों की धांधली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है
कि हम धांधली रोक भी सकेंगे और कोशिश पूरी करेंगे। बहुत अलर्ट हैं। पिछले कुछ इलेक्शनों से अब कुछ बहुत हद तक हमें बात समझ आ गई है कि ये किस तरीके से धांधली करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट हम ज़रूर डालेंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये है तो जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की, और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको, यहाँ के हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो हैं उनको, हम सबको मतलब पिटिशंस दे चुके हैं। हमें किसी किस्म की डिसीजन जो है वो सामने नहीं आती हमारे। हमें इन्होंने कमिट किया था, हमने इनको बताया था कि इलेक्शन जो है पुरानी लिस्टों पे होनी है। आप मेहरबानी करके 8300 वाला जो नंबर है उसके ऊपर पुरानी लिस्टों का, जब लोग अपना वोट वेरीफाई करेंगे तो पुरानी लिस्टों के मुताबिक वेरिफिकेशन हो। इन्होंने हमें वादा किया जी 1 जुलाई से हो जाएगा। आज आपके सामने 14 है, कुछ जगह पे आ रहा है, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं उसी तरीके से। पहली से तो बिल्कुल हरगिज़ ही नहीं शुरू हुआ, और इसलिए लोगों को मुश्किल पड़ती है कि दे कांट फाइंड वेयर दे कोड इज़। वो बेचारे घबरा के परेशान हो कि जी मेरी वोट उठा के तो उधर डाल दिए, मेरी वोट तो उधर चली गई है। और हमारे लिए ये कांस्टेंट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड अ हेडेक फॉर अस। दूसरी अहम बात जो थी वो ये थी, अच्छा डॉक्टर साहब, जी 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 जी, दूसरी अहम बात ये थी कि देखिए, आप जब पोलिंग एजेंट्स बिठाते हैं तो ये रिसेंटली अभी पहली दफ़ा ही हमने सुना, आखिर पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कि जी बाहर से कोई बंदा नहीं आना। तो बाहर से क्या मतलब है आपका? देखें, इलेक्शन मैं रहती जौहर टाउन में इलेक्शन की मुझे इजाज़त है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ अपना हल्का 125 जो था मेरा उधर से। और जब मैंने अपना चीफ पोलिंग एजेंट जो था वो मेरा बेटा था, उसकी भी वोट जो थी वो उधर थी। पोलिंग एजेंट्स जो हम अंदर बिठाते थे वो कोई ज़रूरी नहीं था कि मेरे हल्के से हों, दे कुड बी फ्रॉम एनीवेयर। और कोई पहली दफ़ा थोड़ी बिठाए लोगों को, पिछली इलेक्शन में भी बहुत सारे लोग बाहर से जाके बैठे। अब अचानक इस मरतबा सुना है कि जी नहीं, आपने अपने हल्के के लोग ही बिठाने चाहिए। और मुझे नहीं समझ आ रही कि जबकि जो 2017 के रूल्स रेगुलेशंस हैं इलेक्शन के, उसके अंदर उसका जिक्र ही नहीं है। उसके ऊपर हमने क्लैरिफिकेशन मांगी है। आज 5 दिन हुए, आज सारा दिन खपते रहे वहाँ इलेक्शन कमीशन, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। अब सुना है कि कल के दिन असद उमर साहब जो हैं वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन, वहाँ उनको वहाँ से कॉल आई जो पिटिशन सारी दायर की है, और उसका शायद जवाब हमें इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो फिर इंसान का एतमाद उठता है ना, और कोई बात नहीं है। अगर आपका प्रॉम्प्ट रिस्पांस हो तो हमें फिर कम से कम खुशी होगी कि चलिए आप लोग एफर्ट तो कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये जो अभी जो पंजाब में कुर्सी के लिए कह लें कि तरक्याती कामों का जो लॉलीपॉप दे रही है अवाम को, खासतौर पर जो पेट्रोल के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि अवाम वाकई इस रिलीफ से खुश हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि आवाम को कुछ हद तक तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता, मुसलसल तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। कई दफ़ा मुझे इतना दुख होता है, ये जो वोट ख़रीदने का सिस्टम इन्होंने शुरू किया हुआ है, और नून लीग तो माशाल्लाह इसकी एक्सपर्ट है वोट ख़रीदने की। मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि गरीब आदमी की गुर्बत का तुम कितना मजाक उड़ाओगे। मतलब एक गरीब आदमी की गुर्बत की वजह से उसको 1000, 2000 या 3000 रुपये दे के उस बेचारे को उसका ज़मीर ख़रीदने की कोशिश करते हैं आप लोग। तो वो बेचारा मजबूर, अपने पेट की भूख की वजह से वो मजबूर हो जाता है। मतलब इंसान हम कितने गिर गए हैं, अपना हमारी कोई सोच नहीं रही, हमारी कोई मॉरल्स जो है ना वो पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे कई दफ़ा दुख होता है। मैं जब इलेक्शन पिछली दफ़ा लड़ी हूँ यहाँ से हल्का 125 से, मेरे पास एक बंदा आया कुछ 350 वोटों की लिस्ट लेके, और मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमारा बड़ा दिल करता है कि हम तहरीक इंसाफ को वोट दें, हमें नून लीग वाले 5000 रुपये ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमें 3000 दे दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। मैंने उसको मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटा मेरे पास तो पैसे हैं कोई नहीं, मैं तो वोट मांगने वालों में से हूँ, वोट ख़रीदने वालों में से नहीं हूँ। जहाँ तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी ख़रीदारी जो है वो बेहतर रहेगी, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी इसके बारे में। और मुझे तकलीफ़ इस बात की हुई कि वो जो मेजॉरिटी लोग जिनकी लिस्ट बना के थे वो सारे बेचारे गरीब लोग थे भाई। कोई खाक रोब था, कोई जो बिल्कुल मीनियल स्टाफ होता है, उन लोगों की लिस्ट बनी हुई थी, बिकॉज इन्होंने ये वतीरा बना लिया। अब इस तरह की बातें देख के बंदे को तकलीफ़ होती है कि ये पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कब होंगे। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अब देखिए ना, आपके सामने साफ वाज़े है कि
पंजाब के ये 20 हलकों पे क्यों इलेक्शन हो गई, कि 20 बंदों ने ज़मीर फरोशी की, अपनी 20 बंदों ने अपनी पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में जाके वोट डाला उन्होंने, उनको इलेक्शन कमीशन ने ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई सुप्रीम उनको उन्होंने उधर से डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई करने के बाद आप फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों को तो कभी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। यानी आप जब रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ते हैं तो क्या उसकी यही सज़ा है कि आपको डी नोटिफाई करके फिर उसी सीट पे आप इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन उन्होंने किया। अब मकसद ये है इलेक्शन कमीशन को ओवर एंड अबव सबके होना चाहिए। इमरान खान साहब के जलसे, उनके बयानिए अवाम के मूड से नहीं लगता कि ऐसा होगा, धांधली वाली जो बात है। लेकिन अगर धांधली काम दिखा गई और ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाती है, फिर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? किस अदालत में जाएंगे? अवामी अदालत, कानूनी? मेरा ख्याल है अवामी अदालत तो आपके सामने ही है। आप देखिए, मैं तो उस दिन सही बात है डॉक्टर साहबा कि मैं वहाँ गई हुई थी जब चीचा वतनी, तो मैं जब वहाँ ऊपर स्टेज के पहुँची और मैंने देखा बेचारे लोग किस तरह उस कीचड़ में खड़े हुए थे। यानी उस कीचड़ में से मेरे लिए गुजरना जो था वो इतना मुश्किल काम था। उस कीचड़ के अंदर वो 4 घंटे से खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान की बात सुननी है और इमरान खान को सपोर्ट करना है। मतलब और आवाम ने किस तरह बताना है, किस तरह आवाज़ देनी है। मेरा ख्याल है आप सोच सकते थे कि मुजफ्फरगढ़ में इतना बंदा इकट्ठा होगा। जो आपने देखा था ना जलसा जो है, हर जगह खान साहब के लिए लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि खान साहब के बयानियाँ ठीक है। मुझसे पूछे ना, मैं सारी उम्र पाकिस्तान में मैं चाहती थी, मैं आज़ाद मुल्क में पैदा हुई हूँ, मैं तो एक आज़ाद इंसान हूँ। ये तो जब आए हैं तो एहसास हुआ है कि ये जो आज़ादी का हमारे पे कॉन्सेप्ट है ये भी खौल है, जो असल कॉन्सेप्ट नहीं है। कि अगर हमारी गवर्नेंस जो है वो बाहर के अमेरिका से हो रही है, IMF हमें कर रहा है, नेचुरली IMF इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमेरिका। ये सारे जब हम पे गवर्नेंस कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे पे अपनी फॉरेन पॉलिसी मुसल्लत होती है, तो मैं कई दफ़ा सोचती तो आज़ादी तो वाकई है नहीं ना हमारे पास। आज अगर खान साहब आज़ादी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, खुददारी की बात है, आज़ादी की बात है। मैं तो कभी भी बर्दाश्त ना करूँगी कि कोई बंदा बाहर से इंटरफेयर करे और कहे कि तुमने इस तरह चलना है, इस तरह नहीं चलना। भाई तुम कौन होते हो? हु आर यू टू टेल मी? दिस इज़ अ सॉवरेन स्टेट। आप इस मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी नशिस्तों की उम्मीद है आप लोगों को ज़िमनी इंतखाब में जीतने की? देखिए इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हम सारी सीटें निकालेंगे। वजह यह है कि लोगों को पता चल गया है कि ये चोर उचक्के हैं, इन लोगों ने लूटा है पाकिस्तान को। हम तो पहले नहीं थे ना यहाँ। 37 साल इन्होंने बारियाँ ली और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हाल कर रखा है। ये हमारे कि जी कर्जे हमने लिए, वो कर्जे तो तुम लोगों ने लिए, जिसके ऊपर फिर आपको पता है कि जब आप कर्जे लेते हो यू कम इनटू दैट विशियस सर्कुलर डेट, कि आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं, वो उनकी वो जो पैसे जो ऊपर सूद है उसका पैसे देने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि हमने वो कर्जे लिए थे जो तुम लोगों ने लेके रखे थे और हमारे सर पे सौंप रखे थे। अब मकसद ये है कि ये सारे काम गलत तो आपने किए और 37 साल में गलतियाँ थी, वो 3.5 साल में चाहते थे कि हम सब सही करके, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है हमने वो 3.5 साल में बहुत अच्छी गवर्नेंस की। आपके सामने है। अब सारी बातें छोड़े, मेरे पास आपको पता है कि कोविड ने पूरी दुनिया में, उस पेंडेमिक ने लोग बड़ी बड़ी कुव्वतों के घुटने टेक दिए। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर कोविड के दौरानिया में मरीजों का इलाज हुआ, फ्री इलाज हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात है आपकी इकोनॉमी रिवाइव हुई, आपकी टेक्सटाइल रिवाइव हुई। सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन 85% बंदों को लगा। और अच्छी गुड गवर्नेंस ना होती तो ये सब कुछ कहाँ से होता? हाउ वुड इट हैव बीन डन? ये सब कुछ हुआ बिकॉज ठीक है हमारे वी वर पैशनेट अबाउट लुकिंग आफ्टर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे आर पैशनेट अबाउट लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। वो कहते हैं जी हमारी बेहतरी होनी चाहिए। तभी आते सार गुर्बत की कोई फिक्र नहीं थी। आते सार उन्होंने आके तो अपना नैब का लॉ की तरमीम की और EVM जो ताकि बाहर के और ये जो हमारे एक्स पेट्रियट्स हैं, जो हमारे डायस्पोरा जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए, उनकी वोट को रोकने की कोशिश की और EVM को ख़त्म किया, क्योंकि ये सारी चीज़ों को सूट नहीं करती।
हम करते हैं कि हम कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सिर्फ। ठीक है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी काबीना अगर मंजूरी दे तो मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा हो जाता है, यानी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि ये जो गीदड़ भपकियाँ हर वक्त देता रहता है ना, इससे तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। मैं तो कई दफ़ा दिल में सोचती हूँ कि ये अपने आप को इंसानों में शामिल करता है या नहीं, क्योंकि इंसानों वाली तो कोई बात नहीं है इनके अंदर, और ना इंसानियत है किसी किस्म की। मुझे तो अफसोस होता है कि ये इस तरह की आके बातें इसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाए। ये कातिल इंसान है, कत्ल कर रखी है इसने। इसकी जब ये इंटीरियर मिनिस्टर था तो आपको पता है वो मॉल टाउन का सानिया हुआ। अब 25 को इन्होंने क्या किया हमारे साथ, आपके सामने है ना। यानी मैं 2 मिनट बंदा 2 मिनट सोचता है, मतलब छोड़ो सारी बातें। मेरी उम्र 72 साल, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं सारी ज़िंदगी हुकूमत की खिदमत की और सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की अस्पतालों के अंदर। तुमने मार मार के वहाँ हमारी गाड़ी को तोड़ तोड़ के, एक डंडा लगना था मेरे सर पे, काफ़ी होना था मेरे लिए। तो ये जो मेरी उम्र है, इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने वो जुल्म ढाए, आप सोच भी नहीं सकती हैं। और मुझे इतनी तकलीफ़ थी कि वो बेचारे मेरे जो कारकुन थे वो मेरे साथ इसीलिए खड़े हुए थे कि मैं वहाँ क्यों खड़ी हुई थी, और वो मार खा खा के उनका हशर हुआ था। ये इतना जालिम इंसान है। अल्लाह ताला बस इसको नेक हदायत दे। इंसान तो यही दुआ कर सकता है कि ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला नेक हदायत दे। वो इमरान खान जो कहते हैं ना कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक हद तक की जुल्म का निज़ाम चलता है। अच्छा, सदर ममलिकत से भी ना राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफ़े का मुतालिबा किया। कह रहे हैं जी वाने सदर में बैठे शख्स को अखलाकी तौर पर अदालती फैसले की पासदारी करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उनको ऐसा जो बयान है वो ज़ेब देता है? मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ से उनका इस्तीफ़ा हो जाए, जिस तरह का वो इंसान है। मुझे तो कई दफ़ा अफसोस होता है कि हम कैसा मुल्क हैं कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर एक कातिल है और एक क्रिमिनल है। वो बैठा हुआ ऊपर एज इंटीरियर मिनिस्टर। कभी देखा है ऐसे भी मुल्क हैं कि यहाँ जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है वो कत्ल में मुलव्वस हो। इनके अपना ही वो था ना, वो क्या कहते हैं, शेर अली साहब, वो जो अपने फैसलाबाद के, जिन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि 22 कत्ल इन्होंने किए, ये पता नहीं 18 कत्ल किए। मतलब कत्ल इतने किए हुए इनको नंबर ही हमें भूल जाते हैं। फिर जो यहाँ मॉल टाउन में हुआ सानिया, इन्हीं के उसमें हुआ। फिर जो हमारे साथ किया गया, मुझे तो कई वहाँ जब आप देखिए ना डी चौक पे बूढ़े लोग आए हुए, औरतें आई हुई, बच्चे आए हुए, आपने शेल्स 32,000 शेल्स। और फिर आपको पता है कि उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ, इनके एक मिनिस्टर साहब बता रहे थे, मेरे साथ प्रोग्राम में थे, कि जी आपको नंबर वहाँ तो 10,000 शेल्स ही 35,000 हमारे पास होती। हाँ, अब हमने 35,000 मंगवा ली। तुम हमको धमकियाँ देते हो, तुम ये धमकियाँ देते हो कि तुमने 35,000 टीयर गैस शेल मंगा ली है। ओ, अगर तुम जमहूरियत में यकीन रखने वाले होते तो इतना दिल रखते ना, देखते किस तरह लोग आते। हमने तो तुम्हें एक दफ़ा नहीं रोका। तुम लोगों ने लॉन्ग मार्चे करते थे, 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, जो लॉन्ग मार्च चल पड़ा वो अपना बिलावल साहब, अब पता नहीं वो कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब। मेरा बड़ा दिल करता है मुलाकात हो तो मैं उनसे पूछूं कहाँ हो भाई, तुम्हें पता चला कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, गैस की कीमत भी बढ़ गई है, लोग बिल बिला रहे हैं महंगाई की वजह से। वो तो बाँ जो करते थे, आप क्यों नहीं बाँ कर रहे हो? और तुम्हारी लॉन्ग मार्च गई, फिर वो मरियम बेगम जो है उनकी। अच्छा, आपने बिलावल साहब का जिक्र किया, जरदारी साहब ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, आपने भी सुना को डॉक्टर साहब, जरदारी साहब ने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो ख्वाहिशें तो इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो ख्वाहिश तो इंसान खुदा जाने किस किस चीज़ की करता है। ये तो ऊपर जो बैठी है ना बहुत बड़ी ताकत, जिसको अल्लाह कहते हैं, ये तो उसकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। जरदारी साहब से कहें वो अल्लाह से खौफ खाया करे और
अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी तरीके से आपकी कोई बख्शिश कर दे, वरना बख्शिश होने वाला चांस कोई नहीं आपका। अच्छा, मैं आपका कमेंट चाहूँगी, मरियम साहिबा जो अक्सर तकारीर में कोई ना कोई गलती कर देती हैं, तो अभी मरियम साहिबा ने जो एक लेटेस्ट गलती किया, आपने सुना होगा, जोश खिताबत में कह दें, ला इल्मी कह दें, कुछ और कह दें कि ज़िला लिया में तकरीर करते हुए लिया को तहसील बनाने का ऐलान किया मरियम साहिबा ने। तो डॉक्टर साहिबा, अब उन्हें कौन समझाए, या आप बता दें कि लिया तो खुद एक ज़िला है, मरियम साहिबा ने लिया को ज़िला से वापस तहसील बनाने का ऐलान कर दिया। बात सुनिए, लिया वाले भी परेशान हो गए ऐलान सुन के। नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि बेटा मरियम जो हैं वो आपका क्या ख्याल है कि वो उनको किसी चीज़ की समझ बूझ है, उनसे पूछे। हाँ, उनसे गुची का ज़रूर पूछ लीजिए, आप उनसे अरमानी का पूछ लीजिए, आप उनसे ईव सेंट लोरेन का पूछ लीजिए, उन चीज़ों के बारे में उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। पाकिस्तान के ज़िलों के बारे में, पाकिस्तान की तहसीलों के बारे में, पाकिस्तान की आवाम के बारे में उन बेचारियों को क्या खबर। अब मैं कल वहाँ खड़ी हुई थी अपने ये जो 167 का जो हल्के के एक यूसी में, मैं सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी, कीचड़ के अंदर खड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग मेरे सामने थे, मैं बात कर रही थी उनसे। मैंने बड़ा दिल किया कि मरियम आके खड़ी हो ना जहाँ मैं खड़ी हुई है, हिम्मत और जुर्रत के आके खड़ी हो। वजह यह है कि इन्हें क्या पता कि गरीब आदमी पाकिस्तान में किस तरह रहता है। इन्हें कभी देखे गरीब, इन्हें क्या पता है। इनके तो घर के अंदर ये तो वही लड़की है ना जिसने कहा हम हुक्मरान ख़ानदान, हम हुक्मरान ख़ानदान। वो तुमको मुगलिया ख़ानदान के वो वारिस हो, किस ख़ानदान की बात कर रहे हो, कौन सा हुक्मरान ख़ानदान है ये हुक्मरान ख़ानदान माशाल्लाह ज़ियाउल हक़ की मार्शल लॉ ने बनाया, वो हुक्मरान ख़ानदान हमारे पे हुक्मरानी करने के लिए बैठा हुआ है। ये तो मैं तो उसकी बातें सुन के मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि किस तरह लोग इसका सुनना बना रहे। उस दिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, तो कह रहे थे कि मैं बताती हूँ लोटा कैसे है। नज़ीर चौहान कहाँ हो तुम? तो हम भी तो लोटा ही कह रहे हो उसको, और किसी को कुछ कहा तो नहीं। इस तरह माशाल्लाह जब आप मौका देंगे और बहुत सारी अक्लमंदी की बातें करेंगी, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक़ल जो है ना वो तो एक हद तक ही होती है ना, और अक़ल जो है वो हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक्सपीरियंस और स्ट्रगल के साथ आती है। इस बेचारी ने क्या स्ट्रगल की ज़िंदगी के अंदर, शी डजंट नो एनीथिंग, इसने कोई स्ट्रगल नहीं देखी। हाँ, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी कि भाई हम पैसे बाहर कैसे पहुंचाएं, वहाँ घर किस तरह बनाएं, और फिर उसके बाद गलत बयानियाँ किस तरह करें, फिर वो कैलिग्राफी फ़ॉन्ट जो है उसको किस तरह हम तब्दील करें। ये इस तरह के कामों में काफ़ी माशाल्लाह समझदार है। अब मुझे ये बताइए कि यही थी ना जिसको सना बच्चा के सामने उन्होंने कहा जी मेरा तो आप तो बाहर की बात करते हैं, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दी। भाई क्या बिजनेस है तुम्हारी, पता तो चले ना। कौन से तुम्हारे घर के अंदर कुछ सोने की कान निकल आई है या तेल के कुएँ निकल आए हैं, हमें भी तो खबर हो ना। मतलब इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं कि ये अरबोपति बन गए और पाकिस्तान गरीब हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त होगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।